प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन की। पिछले वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सोल्व कर लिया है। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, आप देख सकते हैं इवनिंग लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समान प्रतिबिंबित इजराइल 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ है। उचित तर्कों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है। जिस प्रकार एक पेज में, एक पृष्ठ में हम एक बिंदु लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, विश्व के मानचित्र में उस पॉइंट इतना बड़ा ही इजराइल का क्षेत्रफल दिखता है। तो इतना छोटा देश 21वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उसको पूछा गया है। तो बात करते हैं इजराइल के बारे में कि इजराइल सत्ता का एक केंद्र कैसे है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इजराइल 21वीं शताब्दी में सत्ता का एक केंद्र कैसे बना हुआ है। अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो बात करते हैं इसकी। निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट हो जाएगा, या जो हम कारण बताएंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि इजराइल सत्ता का केंद्र कैसे है या एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कैसे उदित हुआ है। तो पहला पॉइंट है मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश। इजराइल की जीडीपी लगभग 350 बिलियन डॉलर की है। यहाँ के नागरिकों की आय काफ़ी अच्छी है। विश्व में 21वां स्थान पर इजराइल की जीडीपी है और व्यावसायिक दृष्टि से विश्व में यह तीसरे स्थान पर है। इजराइल व्यावसायिक दृष्टि से विश्व का तीसरा देश है। तो इस तरह मजबूत अर्थव्यवस्था वाला ये देश है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यह देश आगे है। इजराइल विश्व के उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास सैटेलाइट सिस्टम है। उस सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा ड्रोन का संचालन होता है और इजराइल के 90% घरों में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगा है। इसका मतलब हुआ कि इजराइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे है। पॉइंट नंबर 3 है रक्षा और गुप्तचर मामलों में बहुत सक्रिय। इजराइल की वायुसेना विश्व में चौथे नंबर पर है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद वायुसेना में इजराइल का नाम आता है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी जिसको बोलते हैं मोसाद अपनी सक्रियता के लिए, अपने चुस्ती के लिए, अपने काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इजराइल के दुश्मन दुनिया के किसी भी देश में छिपे हुए हों, मोसाद उनको ढूंढ निकालता है। इसके अतिरिक्त रक्षा की बात कर रहे हैं तो इजराइल रक्षा मामलों के हथियारों में निर्यात करता है और उस निर्यात में वह विश्व में 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है पश्चिमी एशियाई देशों के मध्य अदम्य क्षमतावान देश। मतलब पश्चिमी एशियाई देशों जैसे कि अरब, जॉर्डन, सीरिया और मिस्र जैसे देशों से इजराइल के युद्ध हुए हैं। इन देशों ने कई बार इजराइल पर हमला किया है और प्रत्येक समय इजराइल अपने अदम्य साहस और शक्ति का परिचय देते हुए जीत हासिल की है। मतलब अपने दुश्मन देशों के बीच स्थित एक क्षमतावान देश है, अदम्य ताकत वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट, जल संचयन एवं कृषि विकास में वैश्विक पहचान वाला देश। जल संचयन और कृषि विकास की बात करते हैं तो इजराइल में अधिकतर भूमि रेगिस्तानी है। वहाँ जल की कमी के कारण कृषि उपज में कमी थी, लेकिन वर्तमान समय में इजराइल ने अपने खाद्य ज़रूरतों का 95% स्वयं पैदा कर रहा है और अपने जल संचयन की तकनीक में वो इतना अच्छा हो गया है कि चीन, जापान, कनाडा जैसे देश इजराइल से जल संचयन में सहायता मांग रहे हैं। ठीक है। भारत में भी कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में इजराइल के हेल्प से
कुछ काम हो रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में ऐसे कार्य ज़्यादा हो गए हैं। तो इन बातों से स्पष्ट है कि 21वीं शताब्दी में इजराइल एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, सत्ता का एक नया केंद्र है, न्यू सेंटर ऑफ पावर है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में अथवा क्वेश्चन है 21वीं सदी के भारत को एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इस कथन के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए। यह क्वेश्चन भी कह रहा है कि 21वीं शताब्दी में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, यानी कि भारत भी सत्ता का एक केंद्र है। इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है। जिस तरह हमने अभी इजराइल के बारे में बात की है, उसकी शक्ति के बारे में, उस तरह भारत की शक्ति के बारे में बात करनी है। तो बात करते हैं बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में। 21वीं सदी का भारत एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसका मतलब हुआ कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। अगला पॉइंट है, विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता या निर्माता देश। विश्व में आवश्यक सामग्री, आवश्यक चीज़ों का जितना उत्पादन होता है उसमें भारत 6ठे नंबर पर है। यह भी इसके एक शक्तिशाली होने का परिचायक है। अगला पॉइंट है, खाद्य पदार्थ एवं कृषि उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। खाद्य पदार्थ कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत आज खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर देश भी है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, बड़ी सैन्य शक्ति एवं परमाणु शक्ति संपन्न देश। तो भारत की सेना शक्तिशाली है और बड़ी भी है संख्या में, और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। हालांकि भारत अपने परमाणु शक्ति का उपयोग दूसरों पर हमले के लिए नहीं करता, बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करता है। तो यह भी भारत की एक शक्तिशाली होने का परिचय है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और बड़ी श्रम शक्ति वाला देश भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यह भी एक इसका शक्तिशाली होने का पहचान है। और विश्व में श्रम शक्ति के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। तो यह भी एक मजबूती का पहचान है। और भारत भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न देश है। मतलब यहाँ भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति और भिन्न भिन्न संस्कृति वाला देश है। तो यह भी इसके एक विशिष्ट होने का पहचान है। और इन बातों से साबित होता है कि भारत एक उदीयमान देश है, शक्तिशाली राष्ट्र है, सत्ता का नया केंद्र है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यह क्वेश्चन कह रहा है, राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में से किन्हीं 2 का वर्णन करें। मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें से किसी 2 योजना का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो हम बात करते हैं। पहला है इसमें उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 से आरंभ हुई इस योजना का उद्देश्य है स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन, महिला सशक्तिकरण। इसमें BPL अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के 5 करोड़ परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1600 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ ही गैस चूल्हा खरीदने और पहली बार LPG सिलेंडर भरवाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको किस्त में चुकाने की सुविधा भी दी जाती है। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ 2 लिख लें। पॉइंट नंबर 2 में है आयुष्मान भारत योजना। तो 14 अप्रैल 2018 से आरंभ है। 14 अप्रैल 2018 से आरंभ है। इस योजना के द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों यानी कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा दी जाती है। इसमें ग्रामीण इलाके के लगभग 8 करोड़ पर गरीब परिवार और शहरी क्षेत्र के 2.33 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है जो गरीब होते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। लाभार्थियों को 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ये है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत योजना।
अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन है मैप बेस पर है, यूरोपीय संघ का मैप है। और क्वेश्चन है पहला, मैं एक साथ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि स्क्रीन छोटा है, आप बारी बारी से देख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है ब्रेग्जिट से संबंधित एक यूरोपीय देश का नाम लिखिए। तो ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन, जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से एग्जिट हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसको ब्रेग्जिट कहा गया है। तो ब्रेग्जिट से संबंधित यूरोपीय संघ का देश है, ये होगा ब्रिटेन। ठीक है, ये होगा ब्रिटेन, आप नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यूरोपीय संघ का एक पुराना देश, सदस्य देश, तो ये आयरलैंड है। और यूरोपीय संघ का वह देश जिसके पास सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन तो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, तो सिर्फ फ्रांस होगा, यहाँ आंसर बनेगा फ्रांस। और maastricht संधि का विरोध करने वाले यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश का नाम लिखें, यह है स्वीडन। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव से संबंधित देश, पुर्तगाल। ठीक है, आप यहाँ एक स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं मैप के साथ। आइए देखते हैं मैप में ब्रिटेन किधर है। बच्चों मैप में ब्रिटेन वहाँ है जहाँ डी लिखा हुआ है, ये डी जो है ब्रिटेन है। तो हमने पहला क्वेश्चन के सामने डी लिख दिया और ब्रिटेन लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का पुराना देश, तो ये है आयरलैंड, यहाँ ए लिखा हुआ है जो आयरलैंड है। ए के सामने हमने क्वेश्चन नंबर 2 और ए लिखा और यहाँ आयरलैंड लिख दिया। क्वेश्चन था कि यूरोपीय संघ का देश जिसके पास यूएनएससी में वीटो पावर है, तो वह है फ्रांस। तो फ्रांस यहाँ बी पर है, जहाँ बी लिखा हुआ है यह फ्रांस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने बी लिख दिया और फ्रांस लिख दिया। और अगला है maastricht संधि का विरोध करने वाला देश, यह है स्वीडन। और स्वीडन को इस मैप में ई से दिखाया गया है, यहाँ ई लिखा हुआ है, ये स्वीडन है। तो 4 के सामने ई लिख दिया और स्वीडन लिख दिया। और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से संबंधित देश, तो बच्चों ये होगा पुर्तगाल। आप देख सकते हैं मैप में यहाँ सी लिखा हुआ है, ये पुर्तगाल है। तो हमने 5 के सामने सी लिख दिया और पुर्तगाल लिख दिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ही है ऐसा क्वेश्चन जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। पहला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1992 में। यूरो मुद्रा को मानने का विरोध किन 2 देशों ने किया, डेनमार्क और स्वीडन, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरो मुद्रा तो हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है कब और किस संधि द्वारा यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया, तो ये किया गया है 1985 में। और संधि का नाम है सेनेगन संधि। बच्चों यहाँ जो सेनेगल लिखा हुआ है, आप इस 9 को हटाकर यहाँ डॉट लगा सकते हैं, तो सेनेगन संधि हो जाएगा। यह 1985 में हुआ है और यूरोपीय संघ के 26 देशों के बीच यह संधि है ताकि वे एक दूसरे देशों में निर्बाध रूप से आ जा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। यह क्वेश्चन है कार्टून बेस पर। आप इस कार्टून को ध्यान से देखें। कार्टून में साइकिल है, 2 पहिए हैं और चीन लिखा हुआ है, चाइना। अगला पहिया साम्यवाद का प्रतीक दिखाया गया है और पिछला पहिया पूंजीवाद का। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की। पहला प्रश्न है बच्चों, कार्टून में साइकिल को किस देश के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो आपने देखा कि कार्टून के ऊपर चीन लिखा हुआ है, तो इस कार्टून को चीन के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। चीन में साइकिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो चीन के प्रतीक के रूप में साइकिल को दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों पहियों के माध्यम से चीन की किस नीति को दर्शाया गया है। तो हमने देखा बच्चों कि साइकिल का जो पहला पहिया है यह साम्यवाद का प्रतीक है और दूसरा पहिया पूंजीवाद का प्रतीक है। तो चीन के अर्थव्यवस्था की दोहरी नीति को दर्शाया गया है। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन में आर्थिक सुधार हेतु उठाए गए किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखिए। तो चीन में आर्थिक सुधार हेतु आप लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं,
ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति, और खेती का निजीकरण, उद्योगों का निजीकरण और सेज की नीति। तो किसी दो के बारे में आप विस्तार से संक्षिप्त में ही लिखेंगे। जैसे खुले द्वार की नीति लिखना, 1978 में चीन के प्रधानमंत्री देंग श्याओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी लागू करके चीन की अर्थव्यवस्था को दुनिया के देशों से जोड़ दिया, ठीक है, जिससे आर्थिक विकास हुआ। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है विशेष आर्थिक क्षेत्र। चीन के साथ व्यापार में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसे सेज के द्वारा दूर कर दिया गया। खेती और उद्योगों का निजीकरण कर दिया ताकि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। पहले सरकारी नियंत्रण में थे, बाद में से निजीकरण में कर दिया गया। तो आप इनके बारे में लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। पहला क्वेश्चन है इसमें, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में देंग श्याओपिंग के द्वारा। दक्षेस का मुख्यालय, दक्षेस मीन सार्क, काठमांडू नेपाल में है। साफ्टा का विस्तार लिखें तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साउथ एशिया का ही है। और इजराइल की राजधानी का नाम यरूशलेम। अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनीशिया में हुई है 2010। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 30। 6 अंक वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो 6 अंक वाला पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पश्चिम एशियाई देशों के लिए नए विकास के लिए उदित अरब स्प्रिंग के विषय में आप क्या जानते हैं? किन्हीं 3 कारणों की चर्चा करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अरब स्प्रिंग, अरब बसंत के बारे में आप क्या जानते हैं, यह क्यों हुआ, इसके 3 कारणों को लिखें। चूँकि यह क्वेश्चन 6 अंक में है इसलिए थोड़ा हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में बच्चों। मध्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों की जनता ने 2010 से लोकतंत्र के लिए, आय में समानता के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों के लिए एवं रोजगार के लिए वहाँ की शासन व्यवस्था एवं सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, रैलियाँ, सशस्त्र विद्रोह का दौर शुरू कर दिया था, जिसे अरब बसंत का नाम दिया गया। 18 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया में एक फल विक्रेता मोहम्मद बौजीजी द्वारा पुलिस भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार कर लेना बच्चों, एवं दुर्व्यवहार से दुखी होकर आत्मदाह करने के कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे इस तरह की क्रांति अन्य अरबी देशों जैसे बहरीन, सीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ओमान, सऊदी अरब एवं मिस्र आदि देशों तक फैल गई। यह क्रांति बच्चों, यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, लेकिन इसके विरोध प्रदर्शन के तरीके जैसे कि हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन, मार्च एवं रैलियाँ, इनकी मांगें भी लगभग एक जैसी थी। सोशल मीडिया ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस क्रांति ने न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया, और इस क्रांति का नारा था, जनता की पुकार, शासन का खत्मा हो। पश्चिम एशियाई देशों की जनता ने उन देशों में तानाशाही, गरीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसको कहा गया था अरब बसंत। अब बात करते हैं अरब क्रांति, अरब बसंत के मुख्य कारण क्या थे। 3 कारण पूछे गए हैं, हम 3 या इससे ज़्यादा की बात करेंगे। बच्चों, पहला कारण है तानाशाही एवं सत्तावादी शासन। इन देशों में दमनकारी, तानाशाही एवं सत्तावादी शासन था, जो अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, विरोध की आवाज़ को दबाते थे। जैसे ट्यूनीशिया में बिन अली, मिस्र में होस्नी मुबारक, लीबिया में जनरल गद्दाफी तथा सीरिया में अल असद के शासन व्यवस्था से जनता परेशान थी। ये लोग दशकों से सत्ता पर काबिज थे। मिस्र के होस्नी मुबारक लगभग 30 सालों से राष्ट्रपति थे, उसके पहले वे उपराष्ट्रपति भी थे। पॉइंट नंबर 2, भ्रष्टाचार का बोलबाला। इन देशों में भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके बल पर शासकों ने विशाल संपत्ति जमा कर रखी थी। जनता मूलभूत ज़रूरतों एवं इनके तानाशाही व्यवस्था से काफ़ी त्रस्त थी। भ्रष्टाचार के कारण लीबिया और ट्यूनीशिया की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। ट्यूनीशिया की एक घटना ने, मोहम्मद बौजीजी की घटना ने, उनके आत्मदाह की घटना ने इस क्रांति के लिए एक चिंगारी का काम किया, जो एक लहर के रूप में बदल गई। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मानव अधिकारों का हनन।
तानाशाही एवं निरंकुश शासकों ने नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा। विरोध में उठने वाले हर आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। इससे शिक्षित युवकों में निरंकुश सत्ता के प्रति आवेश भर गया और मौका मिलते ही यह क्रांति के रूप में फैल गया। अगला पॉइंट है बेरोजगारी और महंगाई। यहाँ कई देशों में उच्च बेरोजगारी दर थी, जिससे गरीबी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आसमान छूते खाद्य पदार्थों के आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं जल्दी जल्दी पड़ने वाले अकाल के कारण लोगों की संपत्ति खर्च होती जा रही थी। लोगों ने जो संपत्ति बचा कर रखी थी, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण वो संपत्ति भी खर्च होती चली गई। इसलिए जनता ने इस आंदोलन को क्रांति में बदल दिया। तो ये था अरब क्रांति, अरब बसंत या अरब स्प्रिंग और इसके कारण। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 30 का अथवा है। क्वेश्चन पूछा गया है सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणामों की चर्चा करें। हम यहाँ 3 से ज़्यादा परिणामों की बात करेंगे बच्चों। हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार सोल्व किया है और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बार पेपर में आता है। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। पहला परिणाम है शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ कोल्ड वार। बच्चों शीत युद्ध 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से 1991 में हुआ था। 1991 में 25 दिसंबर को जब सोवियत संघ विघटित हो गया, बिखर गया, तो शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो गया। अगला पॉइंट है हथियारों की होड़ समाप्त, स्टॉप द रेसेस ऑफ वेपन्स। शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष था, हथियारों का होड़ था, और जब एक महाशक्ति बिखर जाएगी तो हथियारों का होड़ भी समाप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है समाजवादी व्यवस्था पर पूंजीवाद का प्रभाव। सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था वाला देश था। उसके बिखर जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था बिखर गई और पूरी दुनिया पूंजीवाद के प्रभुत्व में आ गई। यहाँ तक कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। रूस पर भी आज पूंजीवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व। जब एक महाशक्ति यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड, मोनोपोलर वर्ल्ड, जब एक महाशक्ति बिखर जाएगी तो दुनिया में अकेला महाशक्ति अमेरिका बच गया, तो इसको कहा गया एक ध्रुवीय विश्व। नए देशों का उदय। अगला पॉइंट है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे, सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ। अगला पॉइंट सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एवं दुनिया के अन्य संस्थानों में जहाँ जहाँ सोवियत संघ था वहाँ अब रूस का नाम आ गया। तो रूस जो है सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी बन गया। ये थे परिणाम। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो भारत को परमानेंट होने के लिए भारत में कौन कौन सी क्वालिटी है उसकी बात करें, उसके लिए तर्क दें। भारत में ऐसी क्या योग्यता है कि इसको यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो बात करते हैं इसकी। पहला पॉइंट है, भारत का पहला तर्क है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इससे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को प्रतिनिधित्व मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके विचारों की वहाँ अभिव्यक्ति होगी, ये अपने विचार वहाँ रख सकता है दुनिया के मामलों में। पॉइंट नंबर 2 है भारत का कहना है कि यूएनएससी के सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। भारत का यह तर्क है कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं 10 + 5 यानी कि 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या ज्यों की त्यों है। तो भारत का तर्क है, भारत मानता है उसमें बदलाव होना चाहिए, संख्या में उनकी मेंबरशिप में वृद्धि होनी चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों, मैंने इसको विस्तार से नहीं लिखा है, आपको समझा दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है यूएनओ का प्राथमिक सदस्य। बच्चों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, मैंने लिख दिया है 24/10/45। और भारत इसके 6 दिन बाद
यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। तो भारत एक तरह से यूएनओ का प्राथमिक सदस्य है, इस नाते भी भारत को वहाँ सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है शांति प्रिय देश। भारत दुनिया का एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी देश पर आक्रमण नहीं करता और दुनिया के देशों में जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने में भूमिका भी निभाता है। तो एक शांति प्रिय देश को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उभरती हुई आर्थिक शक्ति। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है, यानी कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, इस नाते भी भारत को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। भारत यूएनओ में योगदान भी देता है, यूएनओ में आर्थिक योगदान देने में भारत अहम भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है यूएनओ के उद्देश्यों में विश्वास। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है या दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना, और भारत भी एक शांति प्रिय देश है। भारत दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत कार्य करता है। इस तरह यूएनओ का उद्देश्य और भारत का उद्देश्य एक जैसा है। पॉइंट अगला है मानव अधिकारों का रक्षक। भारत मानव अधिकारों की रक्षा करता है, नागरिक अधिकारों का रक्षक है। और अगला पॉइंट है भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हिसाब से भारत भिन्न देश है। भारत में भिन्न संस्कृति, भिन्न सामाजिक स्थिति और उभरती अर्थव्यवस्था और भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थितियां हैं। इस नाते भी भारत को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में अथवा क्वेश्चन है, और अथवा क्वेश्चन भी 6 अंक का ही है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए और उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 हैं और यहाँ क्वेश्चन में 3 के बारे में चर्चा करने, विवरण देने की बात कही गई है। तो एक बार हम सुन लेते हैं 6 अंगों के नाम। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनके नाम हैं, पहला है महासभा यानी कि आम सभा, उसको बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा बोल सकते हैं सुरक्षा परिषद। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। पांचवा है सचिवालय और छठा है न्यास या प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 3 मुख्य अंगों के बारे में पूछा गया है। तो बात करते हैं, पहले की बात करते हैं महासभा या आम सभा, जनरल असेंबली। बच्चों, यूएनओ के जितने सदस्य होते हैं वे सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं। मतलब यूएनओ में वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं, तो महासभा में भी 193 मेंबर्स होंगे। ठीक है। इसका अधिवेशन, महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से आरंभ होता है और करीब 2 माह तक यह चलता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है और प्रत्येक देश को एक मत देने का यहाँ अधिकार होता है। किसी विवाद की स्थिति में अगर मतदान हो तो प्रत्येक देश एक मत दे सकता है, एक वोट कर सकता है। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और यूएनओ के बजट पर महासभा विचार करती है। सदस्यों में से एक का चयन अध्यक्ष के रूप में भी होता है। भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। पुलिस का काम होता है, प्रशासन का काम होता है समाज में, देश में शांति व्यवस्था कायम रखना। तो सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। इसका भी मुख्य काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो 5 स्थायी हैं ABCFR यानी कि अमेरिका, रूस, चाइना, ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और इंडिया, और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। सभी स्थायी सदस्यों को वीटो पावर है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ है। हमने इसके बारे में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। बच्चों, बात क्वेश्चन आता है बार बार, वीटो पावर क्या होता है? तो वीटो पावर का मतलब होता है निषेध का अधिकार, मना करने की शक्ति या रोकने की शक्ति। तो जो अस्थायी मेंबर हैं ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यानी कि 5 देश सहमत हैं तो प्रस्ताव पास होगा,
यदि एक देश भी असहमत है, इसका मतलब वह देश वीटो का इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रस्ताव को रोक रहा है, उसे मना कर रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई है और यह हेग नीदरलैंड में स्थित है, यूरोप में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा इनका चुनाव होता है। 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 न्यायाधीश, यानी कि प्रत्येक तीसरे वर्ष 1/3 का मतलब 15/3 यानी कि 5, तो प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश नए नए आते हैं और वे न्यायाधीश पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। इनका कार्य क्या है? इस न्यायालय का कार्य है, यह देशों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर सलाह भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश रहे हैं दलवीर भंडारी, रघुनंदन स्वरूप पाठक, नागेंद्र सिंह और सर वेनेगल राव। दलवीर भंडारी एकमात्र भारतीय न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति दोबारा हुई है। वे 2012 में और 2017 में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन 6 अंक वाला ही है और यह क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों पर प्रकाश डालिए। राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं बच्चों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक चिंतक एवं समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादक एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। लोहिया का समाजवाद व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद था। इन्होंने लोकतंत्र के साथ समाजवाद को जोड़ते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का विचार को प्रस्तुत किया है। लोहिया के अनुसार यदि समाज में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, अर्थात समानता को स्वतंत्रता की प्रथम शर्त मानते हैं। लोहिया कहते हैं कि यदि समाज में समानता नहीं होगी, बराबरी नहीं होगी, तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। इस तरह वे समानता को स्वतंत्रता की प्रथम शर्त मानते थे। उनके अनुसार समानता और संपन्नता का दूसरा नाम ही समाजवाद है। मतलब जहाँ समाजवाद होगा वहाँ समानता आएगी और संपन्नता आएगी। ठीक है। संपन्नता का मतलब होता है आप सुखी हों, आप संपन्न हो। ठीक है। वे यानी कि लोहिया भारतीय समाज के लिए पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को समान रूप से अप्रासंगिक यानी कि महत्वहीन मानते थे। उनके अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत, राम मनोहर लोहिया ने लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला है भोजन और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य और दूसरा है लोकतंत्र के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। आगे की बात करते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के 4 मूल आधारों की बात की है। ये 4 मूल आधार कौन कौन से हैं? राम मनोहर लोहिया के लोकतांत्रिक समाजवाद के 4 मूल आधार हैं। पहला है समानता, दूसरा अहिंसा, लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण। राम मनोहर लोहिया ने राजनीति एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के 4 आधार स्तंभ भी बताए हैं, जिन्हें चौखंभा या चौबुर्जा राजनीति भी कहा गया है। बच्चों यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चौबुर्जा या चौखंभा राजनीति किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया है। ये लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ हैं और ये हैं सबसे ऊपर के लेवल पर केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य की सरकार है, उसके नीचे जिला और सबसे निम्न स्तर पर ग्राम यानी ग्राम पंचायत है। तो सत्ता का विभाजन इन 4 आधार स्तंभों पर हो रहा होगा तभी लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा कहते हैं राम मनोहर लोहिया कि सरकार यानी कि सत्ता 4 भाग में बटी होगी। सबसे नीचा ग्राम, उसके ऊपर जिला, उसके ऊपर राज्य और सबसे ऊपर केंद्र होगा, तभी लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों हम बात कर रहे थे लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में। यह उत्तर यहाँ तक पूर्ण होता है। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि समाजवाद को प्राप्त करने के लिए लोहिया ने क्या विचार दिए हैं, तो आप ये लिखेंगे लोहिया ने समाजवाद को प्राप्त करने के लिए कुछ विचार दिए हैं। या क्वेश्चन ऐसा आए कि लोहिया ने समाजवाद को अच्छा करने के लिए या समाजवाद के सपने को पूरा करने के लिए कौन से तर्क दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं। उन्होंने कहा, लोहिया का विचार था
कि जहाँ तक संभव हो यथासंभव समानता का व्यवहार करें, संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर एक समान रहे, वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व संसद का निर्वाचन हो और विश्व की संसद विश्व की शासन व्यवस्था देखे और विश्व की सेना पर विश्व संसद का ही नियंत्रण हो। सभी नागरिकों को अत्याचार और निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार हो और सभी राजनीतिक दलों का विलय करके एक समाजवादी दल की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि विश्व को सिर्फ समाजवाद ही बचा सकता है, इसके लिए कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का अथवा। यह क्वेश्चन है बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए और उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बच्चों 1974 के मार्च के महीने में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में जेपी का भूमिका क्या थी ये पूछा गया है और उन छात्र आंदोलन के भी कारण पूछे गए हैं। तो बात करते हैं इसकी। बच्चों बिहार में मार्च 1974 में छात्र आंदोलन हुए थे, उसके कई कारण। पहला कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी और जब तेल की कीमतों में वृद्धि होती है तो अन्य आवश्यक चीज़ों की दाम भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि परिवहन व्यवस्था तेल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों का अभाव। उस दौरान मानसून की भी कमी थी और कृषि उपज में लगभग 8% की गिरावट देखी गई थी, तो खाद्य सामग्री का अभाव था, तो काला बाजारी और भ्रष्टाचार भी देखने को मिला। यह भी कारण था। बढ़ती हुई महंगाई। उस दौरान जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थों का अभाव होता है तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और अगला पॉइंट है शासन व्यवस्था में पर्याप्त भ्रष्टाचार, करप्शन। जब कालाबाजारी का दौर आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी तो भ्रष्टाचार भी होगा, लेकिन सरकार में भी भ्रष्टाचार देखा गया। इन्हीं कारणों को लेकर, इन्हीं बातों से परेशान होकर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मार्च 1974 में बिहार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उन छात्रों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र में रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद भी थे, सुशील मोदी भी थे। ये छात्र मुख्य रूप से थे। लालू प्रसाद बिहार के पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के नेता भी थे और इन लोगों ने बिहार में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। आंदोलन के कारण आपने देख लिए। अब बात करते हैं इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। ठीक है, इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका की बात करते हैं। यहाँ भूमिका लिख सकते हैं चाहे तो, और भूमिका किसकी? जेपी की। जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं उपरोक्त समस्याओं को लेकर बिहार के छात्रों ने, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, मार्च किया मार्च 1974 के महीने में। छात्रों ने उस समय सक्रिय राजनीति छोड़ चुके जयप्रकाश नारायण को उस आंदोलन में आने का न्योता दिया ताकि वे इस आंदोलन को, इस मार्च को, इस विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व कर सकें। बच्चों आप इस बात को ध्यान से सुनें। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के समक्ष शर्त रखी कि यदि यह आंदोलन अहिंसक रहा और देशव्यापी होगा तो वे इसे नेतृत्व प्रदान करेंगे। छात्रों ने उनके शर्त को स्वीकार कर लिया। तब इस आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया और उस दौरान इस आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का साथ मिलने लगा। समाज के सभी वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए और यह आंदोलन बृहद स्वरूप धारण कर लिया। समाज के हर वर्ग के हर क्षेत्र के लोग आंदोलन में आ गए। जेपी ने बिहार की सरकार को, बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उनके शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बच्चों क्रांति का मतलब होता है सत्ता में बदलाव या किसी देश की शासन व्यवस्था और संविधान में बदलाव। तो जयप्रकाश नारायण क्रांति द्वारा सरकार में बदलाव की मांग कर रहे थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में रहकर क्रांति की बात कर रहे थे। समाज के सभी व्यवस्थाओं में बदलाव की
वे कर रहे थे। उनकी क्रांति में 7 क्रांतियाँ हैं, हम उसकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हमने अलग क्लास में अलग क्वेश्चन के साथ इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो जेपी ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया तो आंदोलन क्या हो गया, देशव्यापी हो गया। बिहार की सरकार से उन्होंने कांग्रेस सरकार से बर्खास्तगी की मांग की और बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, हड़ताल आम हो गए। बहरहाल बिहार की सरकार ने, बिहार की कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा और विपक्षी दलों ने जेपी का साथ दिया और वे लोग जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश करने लगे। जेपी यह मानते थे कि पूरे देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कीमतों में वृद्धि है और इन सभी समस्याओं के लिए इंदिरा गांधी की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, तो विपक्षी दलों ने जेपी को इंदिरा के विकल्प के रूप में सामने किया और जेपी ने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी के कथन थे और जेपी ने अपने आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति को दिल्ली तक पहुंचाया और जेपी के नेतृत्व में संसद मार्च हुआ, संसद का घेराव हुआ और 25 जून 1975 को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की, जो आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। यानी कि आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रैली 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस आंदोलन में जेपी ने देश के लोगों से, सेना से, पुलिस से यह कहा कि इंदिरा गांधी को असहयोग करें, इंदिरा गांधी की बातें ना मानें। ठीक है, और इसी आंदोलन को देखते हुए इसी रात यानी कि 25 जून 1975 की रात यानी कि 12 बजे, जब 26 जून हो जाएगा, रात 12 बजते ही 26 जून हो जाएगा, उसी समय इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को कहकर देश में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का नाम देकर, ताकि क्योंकि जेपी के आंदोलन से देश में आंतरिक अशांति आ गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के छात्रों का आंदोलन और उसमें जेपी की जो भूमिका थी वह है देश में आपातकाल घोषित करने के मुख्य कारणों में से, तत्कालीन कारणों में से एक थी। तो ये था बच्चों 1974 में बिहार में छात्रों का आंदोलन और उस आंदोलन में जेपी की भूमिका। तो बच्चों प्री बोर्ड क्वेश्चन के पेपर इवनिंग शिफ्ट वाले कंप्लीट हो गए। अब मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।